प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे संबंधित कुछ घटनाओं को अध्ययन कर रहे हैं। इससे संबंधित कुछ फिनोमिना स्टडी कर रहे हैं हम लोग। इनमें से दो फिनोमिना हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए। जैसे कि एक फिनोमिना हमने डिस्कस किया कि जो डायमंड होता है, हीरा, वो कांच की अपेक्षा ज्यादा चमकदार हमको क्यों दिखाई देता है। दूसरा हमने फिनोमिना स्टडी किया मिराज का, जिसे आप मरीचिका के नाम से भी जानते हैं। आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये जो फिनोमिना है, इसको ऑप्टिकल फाइबर के नाम से हम जानते हैं। हिंदी में इसको प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। क्लास 10th में भी इसके बारे में आपने स्टडी किया होगा हालांकि, लेकिन आज फिर से, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड एक फिनोमिना है, तो और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड फिनोमिना ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि इसका जिक्र किया जाए। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ये ऑप्टिकल फाइबर, तो मैं आपको बताऊं, ये एक ग्लास का बना हुआ, कांच का बना हुआ एक सिलिंड्रिकल, ठोस बेलनाकार सिलेंडर होता है। और ये इतना पतला होता है जैसे कि एक बाल के बराबर, उससे भी पतला इसको बनाया जा सकता है। और जब कभी हम ग्लास का इतना पतला फाइबर बनाते हैं तो उस ग्लास में एक प्रॉपर्टी आ जाती है, एक गुण उसमें आ जाता है कि जब ग्लास का हम बाल के बराबर मोटाई का या उससे भी पतला हम ग्लास का फाइबर ऐसा बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी ये आ जाती है कि फिर वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल हो जाता है मतलब आप उसको पकड़ के ऐसा मोड़ भी सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं कि पूरा मोड़ दें आप, 0 डिग्री कर दें, ऐसा नहीं, लेकिन काफी एंगल से आप उसको मोड़ भी सकते हो। ये प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है जब आप ग्लास का बहुत पतला फाइबर तैयार करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी एक ग्लास का ये सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर बना के रखा है। आपने जैसा कि बेलनाकार आकृति देखी होगी, जैसे कि ये पेन। अब ये पेन ऐसा बेलनाकार है, लेकिन आप याद रखें कि जैसा मैंने फिगर बनाया है, इसके मुताबिक कहीं आपको ये कंफ्यूजन मत आ जाए कि इसके भीतर ये खोखली जगह है। नो, इसके भीतर पूरी जगह पर ग्लास है, ठोस बेलनाकार आकृति का ये बना होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये ठोस बेलनाकार आकृति इसकी होती है और ये कांच का बना होता है, ग्लास का। आजकल हम फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर और भी मटेरियल्स के बनाने लगे हैं जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं। तो इसके भीतर पूरे में ऐसा ग्लास भरा हुआ है। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा, मैं फिर से बता दूं, आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि अंदर से खोखला है। पाइप जैसा नहीं है, ये पाइप जैसा नहीं है, ये बिल्कुल ठोस, जैसे मैच स्टिक है सॉलिड वुड की बनी होती है, वैसे ही ये ग्लास की बनी है। और ये इतनी पतली है कि हमारे एक बाल से भी ज्यादा पतली है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि इतना पतला बनने के बाद इस ग्लास के, इस फाइबर में एक क्वालिटी आ जाती है, एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो थोड़ा सा लचीला हो जाता है, लचकदार हो जाता है, और उसको हम काफी एंगल से ऐसा मोड़ सकते हैं। बिल्कुल पूरा नहीं, लेकिन काफी एंगल से हम उसको मोड़ सकते हैं। ये इस तरीके से हमने एक फाइबर तैयार कर लिया। अच्छा, इसके ऊपर मतलब ऐसा चारों तरफ, जैसे अगर ये फाइबर हमने बनाया तो इसके ऐसे चारों तरफ हम एक और मटेरियल इस पे ऊपर उसकी एक परत लगा देते हैं, उसकी एक लेयर बना देते हैं।
और वो मटेरियल ऐसा होता है कि उस मटेरियल का जो अपवर्तनांक होगा, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस कांच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। फिर से ये जो ग्लास की हमने ये सिलिंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर हमने ग्लास का लिया, इसके ऊपर हम एक दूसरे पदार्थ की एक परत लगाते हैं पूरे में। वो परत ऐसी होती है कि उस परत का अपवर्तनांक इस कांच की जो बना हुआ है ये, इस कांच के अपवर्तनांक से कम रहता है। इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, इसके ऊपर लगी परत का अपवर्तनांक कम होता है। तो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे आपको दिखाता हूं। इस तरह से हम ग्लास की ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, इसके ऊपर एक दूसरे मटेरियल की पूरी लेयर हम ऐसा चारों तरफ चढ़ा देते हैं। ये एक दूसरे पदार्थ की लेयर है जो कि पूरी ट्यूब में, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ऊपर और नीचे ऐसा बॉर्डर बनाते हैं, नहीं, पूरी ट्यूब में हम इसको ऐसा लगा देते हैं ऐसे, और चारों तरफ ये लगी रहती। इस तरह से। तो मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लास है पूरा यहां पर, और ये जो हमने ऊपर ऐसा लेयर बनाई है, ये वाली, ये जो लेयर ऐसा इसके चारों तरफ हमने बनाया है, ये लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और इसे क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग, अधिपट्टन के नाम से इसको जानते हैं हिंदी में, अधिपट्टन। और जो अधिपट्टन का अपवर्तनांक होता है, क्लाइडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू डैश माने और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू माने, तो दोनों में से कौन सी वैल्यू कम होगी? आंसर है म्यू डैश विल बी लेस देन म्यू। ये जो क्लाइडिंग आसपास लगी है उसका अपवर्तनांक कम होगा और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ओके, अब बड़ा आसान है, अंदर पूरे में ग्लास भरा हुआ है यहां पे, उसके ऊपर एक परत ये जो लगी हुई है, ये क्लाइडिंग लगी हुई है, इसका अपवर्तनांक कम है, तो यहां पर ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसके ऊपर यहां पर क्लाइडिंग लगी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपेक्षाकृत कम है। तो ये बीच में जो बॉर्डर बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, तो अब आप देखें कि ये दो माध्यमों को अलग करता है एक दूसरे से। इस बॉर्डर के, इस बॉर्डर लाइन के इधर की तरफ ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और इस बॉर्डर लाइन के ऊपर यहां पर ये क्लाइडिंग लगी हुई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक, तो ये एक बॉर्डर लाइन बन गई। तो इस लाइन को आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी सरफेस दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग करती है तो हम उसका एक नाम रखते हैं और उसको बोलते हैं इंटरफेस, अंतरापृष्ठ। तो यहां पर ये एक इंटरफेस बन गया है जिसे आप हिंदी में अंतरापृष्ठ के नाम से भी जानते हैं।
अंतरा पृष्ठ। ओके, अच्छा, ये ऑप्टिकल फाइबर तैयार है वर्क के लिए। अब इसमें आप क्या करते हैं, आप यहां पर इसमें एक लाइट का सोर्स रख सकते हैं। यहां पर हमने एक लाइट का सोर्स रखा, लाइट सोर्स, और लाइट का सोर्स हमने क्या रखा, कैंडल। इससे लाइट निकलेगी और देखिए उसका क्या होगा, ये जब यहां से लाइट ऐसा निकलेगी तो क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर बहुत पतला है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको करके दिखाता हूं, आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर हमने कोई ऑप्टिकल फाइबर इतना मोटा बनाया और यहां पर हमने ये कैंडल लगाई, तो यहां से जब लाइट ऐसे जाएगी इस तरह से, एक बार तो पहले इस सरफेस पर पड़ेगी, यहां पर ये वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर हल्का सा झुकेगी। ये इसका जाने का एक्चुअल पाथ ये वाला था, लेकिन ये हल्का सा ऐसे मुड़ करके ऐसे चली जाएगी, यहां पर पड़ेगी जाके, यहां हमने अभिलंब बनाया, ये वाला आपतन कोण है और ऐसे अपवर्तित होगी। पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब आप इतनी मोटी ऑप्टिकल फाइबर बनाएंगे तो ये लाइट यहां से रेज जाएंगी, तो कुछ रेज ऐसी जाएंगी, कुछ ऐसे भी जाएंगी, कुछ ऐसे भी, तो कुछ रेज यहां पर होंगी जो तिरछा आपतित होंगी। लेकिन जब फाइबर को आप बहुत पतला बनाते हो, फाइबर को आप बहुत पतला, इतना पतला जब आप बनाते हो, उस वक्त का सोचिए, यहां पर जो आपने कैंडल रखा होगा, उस कैंडल से जो लाइट चलेगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल ही जाएगी, करीब करीब उसकी जो रेज यहां से जाएंगी वो थोड़ा थोड़ा समांतर ही जाएंगी, और उनमें ये वाला एंगल जो इस केस में ऑप्टिकल फाइबर के मोटा होने पर ये वाला एंगल जो कि इतना बड़ा बनता है, उस केस में ये वाला एंगल और भी छोटा हो जाएगा। अगर ये और छोटा हो जाएगा तो ये वाला जो एंगल है आपतन कोण, ये और भी बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर इतना मोटा नहीं होता, ऑप्टिकल फाइबर तो बहुत पतला होता है, और पतला होने की वजह से अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ऑप्टिकल फाइबर बहुत पतला बनाया जाएगा तो उस ऑप्टिकल फाइबर में जब यहां से ऐसा लाइट जाएगी, ये वाला एंगल आप देख सकते हैं, ये वाला एंगल बहुत कम आएगा। इस फिगर में इस वाले एंगल को देखिए, इतना बड़ा आया था, इस फिगर में ये वाला एंगल आप देखेंगे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आपको मिलेगा, 5 डिग्री 10 डिग्री, बस इतना आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल जितना कम होगा तो ये एंगल उतना ही ज्यादा होगा। अगर इस केस में ये अंदर वाला एंगल, ये जो हमने बनाया था, अगर ये 10 डिग्री का है तो ये वाला एंगल अब आपको कितना मिलेगा, ये वाला एंगल अब आपको मिलेगा 80 डिग्री, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक कितना 90, और अगर ये अंदर वाला 10 मिलेगा तो फिर ये वाला 80 डिग्री के आसपास आपको मिलता है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं इसमें कि ऑप्टिकल फाइबर अगर मोटा बनेगा तो ये एंगल बड़ा होगा, ये कम हो जाएगा, ये अगर 20 बनेगा तो ये 70 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्टिकल फाइबर आप पतली बनाएंगे तो ये ऊपर वाला एंगल पतला हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये अगर 10 होगा तो ये वाला 80 बनेगा। तो मोटे ऑप्टिकल फाइबर में आपतन कोण अगर इस केस में 70 है, उसमें 80 है, तो मोटे ऑप्टिकल फाइबर में आपतन कोण कम है, और पतले ऑप्टिकल फाइबर में आपतन कोण ज्यादा है। और इसकी क्या खास बात है कि जब ये इस सरफेस पर पड़ेगा जाके तो ये लगभग इस सरफेस के लंबवत ही रहेगा, वो तिरछा नहीं जाएगा जैसे इसमें तिरछा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत तिरछा नहीं होगा, बहुत हल्का एंगल बनेगा, बहुत हल्का एंगल बनेगा, बट इट विल बी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, लगभग ये इस पृष्ठ के लंबवत ही आ जाएगा एंगल इसका।
ठीक है। अगर लंबवत आ जाएगा तो वो सीधी निकल जाएगी, मुड़ेगी नहीं, अपवर्तन होगा पर लाइट रे मुड़ेगी नहीं। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा, इसके बाद जब हमने यहां पर लाइट सोर्स रखा, लाइट सोर्स से रेज चलेंगी, रेज ऐसा यहां पर आके एंटर की। अब हम यहां पर इस जगह पर, क्योंकि ये पूरा सॉलिड ग्लास का बना हुआ है, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है, पर हम उस रिफ्रैक्शन को जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर अपवर्तन हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहां रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होगा, यहां पर अपवर्तन हुआ, लेकिन क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर बहुत पतला होता है, इवन इट इज मोर थिनर देन आवर हेयर, इसलिए रिफ्रैक्शन होगा, पर रिफ्रैक्शन इतना कम मुड़ेगी लाइट रे कि हम पता भी नहीं चलेगा हमको। अब ये लाइट रे जाकर यहां पड़ी, जब लाइट रे यहां पर ऐसे जाकर पड़ी तो ये इंटरफेस है, अभी हमने बताया आपको। इंटरफेस पर लाइट पड़ी, इंटरफेस पे इधर सघन माध्यम है क्योंकि अपवर्तनांक ज्यादा है, और ऊपर ये जो एक लेयर लगी है इसका अपवर्तनांक कम है। इसका मतलब अगर आप यहां पर देखें तो प्रकाश की किरण सघन में है अभी, और ये विरल में जाना चाहती है। बात समझ आ रही है आपको? ये कांच में है और ये ऊपर लगी हुई इस लेयर क्लाइडिंग में जाना चाहती है। कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, क्लाइडिंग का अपवर्तनांक कम है, सघन से विरल में जाना चाहती है। और अभी मैंने बताया ड्यू टू द थिकनेस ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर, इसका थिकनेस बहुत कम होता है, इसलिए अगर मैं यहां पर एक ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करूंगा यहां पर, तो ये आपतन कोण बहुत बड़ा हो जाएगा, एबव 80 डिग्री पहुंचेगा ये आपतन कोण आपका। अब आपतन कोण यहां पर 80 डिग्री का आया, अगर ये आपतन कोण मोर देन 80 डिग्री है, अब आप थोड़ा सा याद करें, लास्ट क्लास में आपको एक टेबल छोटी सी 4 मटेरियल्स उसमें लिखे हुए थे, उसमें एक ग्लास का भी लिखा हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी लिखा था आई थिंक 1.33, और उसका जो क्रिटिकल एंगल था वो अप्रोक्सीमेटली 41 डिग्री था। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री है, लेकिन यहां पर जो प्रकाश की किरण जा रही है उसका आपतन कोण 80 डिग्री से भी एबव है। इसका मतलब कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से भी कैसा हो गया, ज्यादा। और हम सब ने पढ़ा हुआ है क्रांतिक कोण की TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की 3 कंडीशन है। पहला, 2 माध्यम चाहिए, दोनों ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अंदर वाला माध्यम ग्लास है, ऊपर की क्लैडिंग भी ट्रांसपेरेंट है, 2 माध्यम है, दोनों ट्रांसपेरेंट है। दूसरी शर्त, प्रकाश किरण को सघन से विरल में जाना चाहिए, तो अभी सघन में है ग्लास में, विरल में जाना चाहती है। तीसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, तो ग्लास का तो क्रांतिक कोण 41 डिग्री होता है, लेकिन यहां पर आपतन कोण तो 80 डिग्री से भी ज्यादा है। इसका मतलब इसका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया तो इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सारी शर्तें फुलफिल हो रही हैं। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सारी शर्तें फुलफिल हो रही हैं तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा TIR। यहां पर क्या हुआ था, अपवर्तन हुआ था, रिफ्रैक्शन। यहां पर अपवर्तन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर लाइट रे के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तीनों शर्तें कंप्लीट हो गई हैं, इसलिए अपवर्तन ना होकर यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से लाइट रे ऐसे गई थी, ऐसे ही ये वापिस आ जाएगी इस पे। इस तरीके से ये लाइट रे यहां पर अब परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए ऐसे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। फिर से एक बार ये कांच से क्लाइडिंग में जाना चाहती है, यहां हमने एक फिर से नॉर्मल बनाया,
यहां देखा ये वाला एंगल थीटा बहुत कम हो जाएगा। यहां पर ये थीटा था बहुत कम था, जिसकी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया। यहां पर भी थीटा इतना कम होगा कि फिर से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दिस विल बी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल। और फिर से एक बार इस पॉइंट पर लाइट रे के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। अगर सारी शर्तें पूरी हो गई तो यहां पर अपवर्तन नहीं होगा और किरण ऐसा बाहर निकल के नहीं जा पाएगी। ये प्रकाश की किरण इस तरह से फिर से परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए यूं ऐसे यहां पर आ जाएगी। जब लाइट रे यहां पड़ेगी फिर से, क्योंकि ट्यूब इतनी, ये जो हमने बनाया ऑप्टिकल फाइबर उसको इतना पतला बनाया गया है कि ये वाला एंगल फिर से बहुत कम हो जाएगा। अगर ये एंगल बहुत कम हो गया तो जो ये आपतन कोण है इट इज अगेन ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल। अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो जो लाइट रे यहां से चली थी वो यहां पर आई, यहां पर आई, यहां पर आई, यहां फिर से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। और इस तरह से आप देखेंगे कि लाइट रे इसके सरफेस पर टकरा टकरा के ऐसा निकलते चली जाएगी। उसके बाद TIR हुआ, ये लाइट रे यहां पर आ गई। फिर यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। दिस एंगल इज थीटा, इट इज अगेन वेरी वेरी लेस ड्यू टू दिस lesser angle. Our angle of incidence I is again more than its critical angle, larger than its critical angle. और जब जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा आपतन कोण मिलेगा सारी शर्तें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फुलफिल हो रही हैं, इसलिए प्रकाश किरण का फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और प्रकाश किरण यहां पहुंच जाएगी। ये अंदर वाला एंगल थीटा बहुत कम होगा फिर से, इसलिए इसका जो आपतन कोण आई होगा इट विल बी अगेन वेरी वेरी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तहत वो प्रकाश किरण फिर से ही उसका यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये ऐसे निकल जाएगी। यहाँ पर जाते हुए हालांकि उसका रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि इतना पतला बनाते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर को कि ये जो बाहर निकलेगी ये ऑलमोस्ट ऐसा बाहर निकलते समय ये जो बॉर्डर मिलेगा उस बॉर्डर के लगभग लंबवत ही तो बाहर ऐसा निकल जाएगी, अपवर्तन होगा वहां पर। अब एक चीज आप देखिए कि इस ऑप्टिकल फाइबर में यहां से जो भी लाइट रेस चली थी, यहां से जो भी लाइट रेस चली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए ये ऐसा बाहर निकल गई। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए, यहां से जितनी एनर्जी गई होगी, अगर मैं ये बताऊं आपको कि यहां से 100 एनर्जी हमने भेजी, अगर यहां से 100 एनर्जी भेजी तो ये 100 एनर्जी ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए यहां पर कितनी एनर्जी मिलेगी। तो आप सभी बच्चों को याद होगा कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस घटना का नाम है। और आपको याद होगा इसमें 100% एनर्जी रिटर्न होती है, एनर्जी के लॉसेस इसमें बहुत कम होते हैं। नहीं 100% होगी, थोड़ा बहुत अगर लॉस हो भी गया तो 100 में से 99 बाहर आएगी। लेकिन अब आप ये समझ रहे हैं कि एनर्जी जो भी बाहर आएगी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बाहर आएगी। अगर आप 100 एनर्जी यहां से भेजेंगे तो ऑलमोस्ट 99 एनर्जी तो यहां से बाहर निकल ही जाएगी। एनर्जी के लॉसेस इसमें बहुत कम होते हैं। इस तरीके से लाइट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है और बिना एनर्जी का लॉस हुए पहुंचती है। ये एक अपने आप में बहुत वंडरफुल चीज है कि एनर्जी इतनी दूर यहां से वहां तक ट्रेवल करे भी उसके बावजूद उसके लॉसेस बहुत कम हो। और लाइट में जैसा कि आप टॉर्च में देखते हैं, अगर आप टॉर्च को ऐसा जलाते हैं तो टॉर्च में आप देखते हैं कि लाइट ऐसा फैलते हुए चलती है और कुछ दूर के बाद आप देखते हैं उसकी लाइट खत्म हो जाती है, हमको उसकी लाइट नहीं मिलती। लेकिन हम चाहें
तो इसकी टोटल एनर्जी 100% एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करके ले जा सकते हैं। और क्योंकि इसमें लाइट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, और लाइट की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी हैं, उसमें से प्रकाश का, लाइट का आपने फ्रीक्वेंसी का रेंज देखा है। लाइट की फ्रीक्वेंसी का रेंज लगभग 10 टू द पावर 14, 15, 16 का रेंज उसका होता है, इतना हाई रेंज। और आप जानते हैं कि जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी ज़्यादा आवृत्ति होती है, उनके पास एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होती है। तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 10 टू द पावर 14, 15, 16 की रेंज की है। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, अगर इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है तो इतनी हाई एनर्जी भी इसमें होगी। तो इतनी ज्यादा एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वाइब्रेशंस होते हैं, दोनों के ऑसिलेशंस होते हैं, दोनों के दोलन होते हैं। इसका मतलब हम ऊर्जा के दोलनों को, उनके कंपनों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि टेलीफोन की लाइन में एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहां से कोई भी आदमी टेलीफोन में बोलता है, उसकी उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद उसके वो ऑसिलेशन, एनर्जी के ऑसिलेशन एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, और वहां दूर एक आदमी उसको सुनता है। तो वो वाला काम हम इससे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एनर्जी के दोलन है, और वो दोलन किस फॉर्मेट में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो आंसर है वो ऑसिलेशंस, वो दोलन इसमें एक जगह से दूसरी जगह तक लाइट की फॉर्म में जाते हैं। आपके जो टेलीफोन के तार होते हैं, जो टेलीफोन की केबल होती है, उसके अंदर जो दोलन जाते हैं वो साउंड की फॉर्म में जाते हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हमारे ऑप्टिकल फाइबर में जो एनर्जी के ऑसिलेशन एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे, क्योंकि ये लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को कैरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकता है। एक इतनी उंगली के बराबर मोटे ऑप्टिकल फाइबर में उंगली के बराबर की मोटाई की अगर हम एक पाइप बनाएं, तो उसमें हम 1000 ऑप्टिकल फाइबर ऐसा डाल सकते हैं। एक एक ऑप्टिकल फाइबर अपने साथ बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी का रेंज लेके जाता है। तो केवल एक उंगली के बराबर का पाइप जिसके अंदर ऐसा 1000 ऑप्टिकल फाइबर पड़ेंगे, वो अपने साथ एक साथ बहुत सारे सिग्नल लेकर के एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। एक ऑप्टिकल फाइबर में एक सिग्नल है, तो इतने मोटे हमने अगर पाइप बनाई, उसके अंदर ऐसा हमने 1000 ऑप्टिकल फाइबर डाल दी, हर ऑप्टिकल फाइबर एक एक सिग्नल लेके जाएगी, तो 1000 सिग्नल हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर पहुंचा देंगे। और अब आप समझ रहे हैं कि इसके जो सिग्नल पहुंचेंगे वो इतनी फास्ट जाएंगे कि कोई दूसरी वेव उसको लेके नहीं जा सकती। अभी तक हम अपने टेलीफोन, टेलीविजन, इन सब में जो वेव यूज करते हैं दैट इज रेडियो वेव। और आप याद कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा हुआ था, उस स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स लाइट वेव्स से नीचे थी, उनका फ्रीक्वेंसी इससे बहुत कम है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम हम 10 टू द पावर 9 यूज करते हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 16, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट की है रेडियो वेव्स की तुलना में।
तो रेडियो वेव्स की तुलना में लाइट में हम 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7 टाइम्स ज्यादा हम सिग्नल लेके जा सकते हैं। ज्यादा तेज सिग्नल जाएंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसमें हम कैरी कर सकते हैं। और क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज बहुत ज्यादा है, हम एक साथ बहुत सारी फ्रीक्वेंसी भेज सकते हैं और बहुत फास्ट जाएगी। और इसीलिए आपने एक नाम सुना होगा इंटरनेट की दुनिया में, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड में हम इसका यूज करते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज बहुत ज्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, इसकी बैंडविड्थ इतनी ज्यादा है कि हम एक बार में एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स को भेज सकते हैं। इतना इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज ज्यादा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसमें से जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम बहुत सारा डाटा एक साथ ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि आप अभी सुनते हैं, पहले 2G चलता था इंटरनेट में, तो हमारे लिए वो बहुत फास्ट चलता था। उसके बाद 3G आया, फिर 4G आया, 5G आया। अब हम लोग समझते हैं कि 4G बहुत तेज है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के आगे सब बच्चे हैं। ध्यान रखिए, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा, ये लाइट की स्पीड से चलता है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज स्पीड अगर किसी चीज की है तो लाइट की है। और उस स्पीड से ये आपके डाटा को ट्रांसफर करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा। तो 4G 5G सब ऑप्टिकल फाइबर के आगे, अभी मैंने बोला, बच्चे हैं। अच्छा, और देखिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको डाटा ट्रांसफर करना है, आपका कोई भी डाटा 500 GB का डाटा है, 500 GB, बहुत बड़ा डाटा होता है 500 GB। 500 GB का आपका डाटा है, और अगर वो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक केबल लगाओगे, डाटा केबल, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में लगाओगे और फिर उससे आप ट्रांसफर करोगे। डाटा केबल के भीतर क्या होता है? डाटा केबल के भीतर मेटल लगी होती है, धातु होती है, कॉपर है या जो भी मेटल का वो बना होता है, उसके अंदर मेटल से होकर के डाटा ट्रांसफर होता है। और धातुओं में तो प्रतिरोध होता है, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ में, और उससे रिलेटेड जो रेसिस्टेंस वगैरह पढ़ते हैं हम, कि तांबे में, इवन अगर सिल्वर भी आप यूज कर रहे हो तो उसमें भी रेसिस्टेंस होता है, उसमें भी प्रतिरोध होता है। तो आप जब केबल लगाते हो, डाटा केबल, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप के बीच में, और उस केबल से आप डाटा को ट्रांसफर करते हो, तो वो डाटा जब केबल में से चलता है, उसमें मेटल में से चलता है, धातु में से चलता है, और धातु में तो प्रतिरोध होता है, तो वो डाटा के मार्ग में कुछ ना कुछ अवरोध लगाता ही है। और 500 GB का अगर आपका डाटा है तो डाटा केबल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में ट्रांसफर होने में उसको कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। आप बहुत छोटी केबल कर दोगे, केबल की लंबाई इतनी छोटी कर दोगे, एक लैपटॉप इधर एक लैपटॉप यहां, बस इतनी दूर, तो भी उसको 1 घंटे से ऊपर ही का टाइम लगेगा। 500 GB का डाटा बहुत बड़ा डाटा है। लेकिन अगर उस मेटेलिक केबल की जगह पर आप ये ऑप्टिकल फाइबर का केबल यूज करते हो, ऑप्टिकल फाइबर का, तो ये कितनी स्पीड में डाटा को, और हाँ, आप देखें इस ऑप्टिकल फाइबर के भीतर कोई मेटल नहीं लगी। अगर मेटल नहीं है तो जब डाटा ट्रांसफर होगा तो उसके रास्ते पर प्रतिरोध आएगा क्या? आंसर है नहीं आएगा। प्रतिरोध नहीं आएगा, अवरोध नहीं आएगा, और वो डाटा लाइट की स्पीड से ट्रांसफर होगा। और वो डाटा को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा? आंसर है, घंटों की तो बात ही छोड़ दीजिए, मिनटों में वो डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। बस 2-4 मिनट के अंदर डाटा बड़ी जल्दी से ट्रांसफर होके एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में पहुंच जाएगा आपका। हमारा टाइम बचेगा। इतना अच्छी चीज है ये। कम्युनिकेशन के सिस्टम में आगे चलकर यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा भविष्य है। शायद आपने देखा हो, अभी पिछले साल
हमारे यहाँ पर रोड के किनारे ऐसा खोद करके उसको, और उसमें एक केबल डाल रहे थे, वो लाल पीली नीले रंग की केबल थी, उसमें वो डाल रहे थे, रंगीन कलर की थी, वो ऑप्टिकल फाइबर ही डाल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट से हर गांव को जोड़ना है, ये योजना है केंद्र सरकार की। तो उसके तहत वो लोग जगह जगह पर ऑप्टिकल फाइबर डाल रहे हैं ताकि पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ सके। तो वो ऑप्टिकल फाइबर ही है। ऑप्टिकल फाइबर में आपने और भी देखे होंगे ऑप्टिकल फाइबर, मार्केट में आपने ऑप्टिकल फाइबर के गुलदस्ते देखे होंगे, ऑप्टिकल फाइबर के गुलदस्ते आपने देखे होंगे। मैं आपको याद दिलाऊं कि उसमें एक नीचे छोटा सा ऐसा बेस बना होता है, उस बेस में ऐसे बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर्स ऐसे लगी होती हैं, ऐसे इस तरह से। शायद अगर आप भी कभी ये खरीद के लाए होंगे तो आपको याद आ जाएगा, ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स उस पर लगी होती है। यहाँ नीचे जो ये बेस बना होता है, यहाँ नीचे उसमें एक बल्ब लगा देते हैं, और वो जब बल्ब जलता है तो ये सब ऑप्टिकल फाइबर ऐसे लगी हैं। ऑप्टिकल फाइबर लगी हैं तो उनके इधर किनारे किनारे रंगीन चमकता है वो ऐसे। शायद ये गुलदस्ता आप बच्चों को याद आएगा कि ये ऑप्टिकल फाइबर का गुलदस्ता है जो मार्केट में हमको कभी कभी दिखता है, मिलता है, और उसको आप खरीद के लाते हैं शो पीस के लिए। तो ये उसके किनारे ऑप्टिकल फाइबर्स के हमको चमकते दिखते हैं। क्यों? जब यहाँ पर हम बल्ब जलाते हैं, अब जिस भी कलर का बल्ब आप जला देंगे, अगर रेड कलर का बल्ब जला देंगे तो ऑप्टिकल फाइबर्स में से ये किनारे उसके रेड कलर में चमकते हैं, ब्लू जला देंगे तो ब्लू कलर से चमकते हैं, क्योंकि वो लाइट यहां से ऐसा पहुंच जाती है। ये ऑप्टिकल फाइबर का एक मार्केट में मिलने वाला शो पीस भी आपने देखा होगा। और ऑप्टिकल फाइबर में और देखिए कितनी अच्छी चीज है ऑप्टिकल फाइबर। ये अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, आपको याद आ गया होगा। ऑप्टिकल फाइबर में हमने एक चीज और देखी कि ऑप्टिकल फाइबर को हमने ऐसे ऐसे उसको मोड़ा, ऐसे। अब आप देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर का जो ये सॉलिड ऐसे बना हुआ है, क्योंकि मैं पहले ही बात कर चुका हूं आपसे कि इसको इतना पतला बनाया जाता है कि ये बाल से भी ज्यादा पतला ऐसा बना होता है। सॉलिड सिलेंडर है, ठोस बेलन है, तो अगर बाल से भी ज्यादा पतला ये ठोस बेलन होता है तो ये लचीला हो जाता है, और हम इसको बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हम इसको ऐसा मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिकल फाइबर हमने ले ली, इसको मोड़ लिया हमने। अब यहां से हम ऐसा लाइट भेजते हैं, यहां से। तो लाइट जब इसमें प्रवेश करती है तो लाइट के प्रवेश करने की डायरेक्शन ये है, इसमें जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं। और जब ये ऑप्टिकल फाइबर थोड़ी बहुत मुड़ भी जाती है, अगर ऐसे भी इसका एंगल बनता है 80 डिग्री, थोड़ा बहुत अगर मुड़ भी गई तो उस जगह पर एंगल बनने लगा 75 डिग्री। लेकिन अभी भी 75 डिग्री भी तो क्रांतिक कोण से बहुत बड़ा है, क्योंकि कांच के लिए क्रांतिक कोण लगभग 41 डिग्री का है। और इसमें ऐसे अगर 80 डिग्री बनता है तो मुड़ने में अगर थोड़ा कम भी हो गया, 75 हो गया, उसके बावजूद भी क्रांतिक कोण से इसका कोण बहुत बड़ा रहता है। तो लगातार इसमें इस तरह से रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए ये लाइट रे इस तरह से आप देखेंगे यहां आपको निकल के मिलती है, ये लाइट ऐसे। अब इसकी खास बात क्या है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां जब लाइट ऐसा बाहर निकलती है तो वो ऐसे निकलती है, लाइट के निकलने की डायरेक्शन ये है। आप थोड़ा गौर करें बेटा, लाइट जब आपने इसमें डाली थी, भेजी थी, तो लाइट किस डायरेक्शन में प्रवेश कर रही थी? आंसर है लाइट इस डायरेक्शन में प्रवेश किया है लाइट ने। तो लाइट के प्रवेश करने की डायरेक्शन ये है, लेकिन जब वहां लाइट निकली है तो उसके निकलने की डायरेक्शन ये है। देख रहे हैं आप, ऑप्टिकल फाइबर से हम वो कर सकते हैं जो आज तक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ?
हमने हमेशा लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है? कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, इसको मुड़ना नहीं आता। आपने पढ़ा है सब लोगों ने कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा सीधी रेखा में चलती है, टॉर्च जलाओ सीधी रेखा में चलती है, सामने अगर कोई दीवार आ जाएगी फिर पीछे लाइट नहीं जाती, आप मोड़ के नहीं ले जा सकते, लाइट को मुड़ना नहीं आता। लेकिन देखो क्या हो रहा है यहां पर, ऐसे लाइट हमने भेजी और ऐसे मुड़ मुड़ के ये ऐसे चल रही है। तो जो आज तक नहीं हुआ, जो अभी तक नहीं हो पाया था कि लाइट मुड़ नहीं सकती, हम सब जानते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से वो भी पॉसिबल हो गया। लाइट को हम मोड़ सकते हैं, लाइट की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही हो गया बेटा जैसा आप अपने घर में सबमर्सिबल की मोटर चलाते हैं। मोटर चलाने के बाद उसके आगे एक पाइप लगा होता है प्लास्टिक का, वो पाइप आप ऐसा गोल गोल घुमाओ, कहीं ले जाओ, ऐसा मोड़ के कहीं ले जाओ, जहां ले जाओगे उसके साथ साथ पानी ऐसा मुड़ते हुए चला जाएगा। तो जिस तरीके से पानी की डायरेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो, पानी की डायरेक्शन को आप गाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक पाइप, सिमिलरली वी कैन गाइड द डायरेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर। तो जो कि अभी तक नहीं हो पाया था, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दिस इज पॉसिबल, हो सकता है, यह भी संभव है अब इस दुनिया में कि हम लाइट को गाइड कर सकते हैं, लाइट को पाइप जैसा मोड़ के ले जा सकते हैं। और यह बड़ी अच्छी चीज है। देखिए आपके घर में कमरे बने हुए हैं और उसमें सबसे नीचे एक आपने बेसमेंट बनवा रखा है, तहखाना। अब तहखाने में अंधेरा रहता है बिल्कुल, वहां जब आप जाते हैं तो आपको कुछ दिखता नहीं है क्योंकि लाइट का वहां पर आवागमन नहीं हो रहा है। आप चाहें तो एक ऑप्टिकल फाइबर ऐसा ऊपर कहीं लगा के आइए, ऑप्टिकल फाइबर का ये मुंह ऐसा ऊपर लगा दीजिए छत के ऊपर, और वो ऑप्टिकल फाइबर जो छत के ऊपर आप लगा के आएंगे उसको ऐसा मोड़ते हुए लेके आइए और उसका मुंह जाके तहखाने में ऐसा खोल दीजिए। अब क्या होगा, जैसे ही सन निकलेगा आपकी छत में, क्योंकि उसका ऑप्टिकल फाइबर का एक एंड लगा हुआ है, जैसे ही सन निकलेगा यहां से लाइट एंटर करेगी, लाइट एंटर करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर चलेगा मुड़ेगा वैसे वैसे लाइट मुड़ेगी और आपके तहखाने में लास्ट में जाके यहां से लाइट ऐसा बाहर निकलेगी और आप देखेंगे कि तहखाने में आपको लाइट मिलती है, आपको रोशनी मिलती है। दिस इज ऑप्टिकल फाइबर। तो न सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम में बल्कि लाइट को मोड़ने में भी ऑप्टिकल फाइबर कितना यूजफुल है आप देख सकते हैं। एंड आई होप कि अब आपको ऑप्टिकल फाइबर समझ आ रहा होगा। हाँ, इसमें एक आध चीजें और भी, जैसे एक चीज ये कि ऑप्टिकल फाइबर इतनी अच्छी चीज है, जैसे कि मैंने बताया कम्युनिकेशन सिस्टम का तो ये फ्यूचर है, फ्यूचर में हम इसी को खूब यूज करने वाले हैं। अभी इसका इंडस्ट्री का जो प्रोसीजर है वो फिलहाल कुछ कॉस्टली पड़ता है, इसलिए ये ऑप्टिकल फाइबर की केबल हमको बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। लेकिन इसमें एक चीज और बहुत अच्छी है कि ऑप्टिकल फाइबर को, जैसे मेटल की केबल होती है, धातु की बनी है, कॉपर लगा हुआ है, तो मेटल की केबल को तो चोर चुरा के ले भी जा सकता है। इसको वो चुरा के ले भी जाएगा तो इससे क्या मिलेगा उसको, ये तो पूरा कांच का बना हुआ है, इसको कुछ नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में ऑप्टिकल फाइबर बहुत चोरी होते थे। हाँ, स्टार्टिंग में जब ऑप्टिकल फाइबर बने तो ये बहुत चोरी होते थे, लेकिन जब चोर इसको चुरा के ले जाते थे उसके बाद उन लोगों को भी रियलाइज हुआ कि हम इसको चुरा तो लाते हैं लेकिन इसमें तो हमको कुछ हासिल नहीं होता। अगर वो कोई केबल चुराते हैं, तार चुराते हैं, तो उसके भीतर उनको धातु मिलती है, उसके भीतर उनको कॉपर मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, तो उसको निकाल करके वो मार्केट में बेच सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा उनको, पूरा कांच बना हुआ है इसमें, तो वो चोर चुरा के नहीं ले जा सकते। दूसरी चीज, तांबा एल्यूमिनियम मेटल है
और ये हमारी दुनिया में कम हो सकते हैं। लेकिन ग्लास किससे बनता है? सिलिका से, रेत से, और रेत की तो कमी नहीं हमारी दुनिया में। तो ऑप्टिकल फाइबर बनाने का जो मटेरियल है वो हमारी दुनिया में बहुतायत में है, प्लेंटी में है, प्रचुर मात्रा में है, इसलिए हमको इसकी कभी कमी नहीं पड़ेगी। मेटल्स की कमी पड़ जाएगी, इसकी कमी नहीं पड़ेगी। तो चोर चोरी नहीं करेगा इसको, क्योंकि उसको इससे पैसे नहीं मिलते। दूसरा, आपको धातु की कमी आपकी दुनिया में पड़ जाएगी, पर रेत की कमी, मिट्टी की कमी तो नहीं पड़ेगी, मिट्टी तो बहुत है, तो उससे ये बनता रहेगा, हमको इसकी भी कमी नहीं पड़ेगी। और एक चीज देखिए, अगर आप दो ऑप्टिकल फाइबर को एक साथ जोड़ के रख देंगे तो क्या होगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा। आपने कांच की एक ये बनाई फाइबर ऐसे, इसके ऊपर अभी क्लैडिंग नहीं लगाया आपने, और एक दूसरा फाइबर यहां पर आपने जोड़ के रख दिया इसके साथ में ऐसे, और अब कहीं जाकर के, अब जाकर के इसमें आपने क्लैडिंग लगाई ऐसे चारों तरफ इस तरह से, यहां पर अब आपने अधिपट्टन लगाया। यहां पर जो था, पहले आपने क्या किया, बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को ऐसा जोड़ के आपने रख लिया एक के साथ एक। इसके बाद आपने उसमें एक साथ अधिपट्टन लगाया, क्लैडिंग की लेयर लगाई, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल की परत आपने लगाई इस पे। ठीक, अगर आपने ऐसा किया तो देखिए उसमें क्या होगा। जब कोई लाइट रे यहां से प्रवेश करेगी, अब वो लाइट रे का यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, वो लाइट रे ऐसे आएगी। अब जब वो लाइट रे यहां से ऐसे आई, यहां पर कोई क्लैडिंग नहीं थी, क्योंकि पहले हमने जितने ग्लास के ये ऐसा ठोस बेलन थे, बाल से भी ज्यादा पतले, उन सबको पहले ऐसा जोड़ के रख लिया, पहले क्लैडिंग नहीं लगाई हमने। और एक साथ ऐसा क्लैडिंग लगाने का प्रयास करोगे अगर आप, तो ये ऑप्टिकल फाइबर काम नहीं करेगा आपका। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि क्लैडिंग कहाँ लगी है? यहां। क्या यहां पर कहीं क्लैडिंग लगी हुई है? क्लैडिंग नहीं लगी है। अगर क्लैडिंग नहीं लगी है तो यहां पर क्या है? आंसर है यहां तो ग्लास है। और यहां पर क्या है? यहां भी ग्लास है। तो इस प्रकाश किरण को ग्लास के बाद ग्लास मिल गया। और आपको याद होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब ग्लास के बाद ऐसा एक कम अपवर्तनांक वाली परत मिलती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लेकिन यहां तो ग्लास के बाद ग्लास ही मिल गया, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा और ये लाइट रे यहां तक चली जाएगी। तो ये वाला ऑप्टिकल फाइबर काम नहीं कर रहा। अब आपका देखो, अगर ये काम करता तो ये अपनी किरणें अलग ले जाता और ये वाला अपनी किरणों को अलग ले जाता। लेकिन अगर पहले ही क्लैडिंग बिना लगाए आपने बहुत सारे फाइबर्स जोड़ करके ऐसे रख लिया और उसके बाद ऊपर क्लैडिंग लगा रहे हो, तो फिर वो ऑप्टिकल फाइबर वर्क करना बंद कर देगा। उसके लिए हर फाइबर के ऊपर क्लैडिंग का लगना बहुत जरूरी है, ये आप बहुत याद रखें। हर फाइबर के ऊपर क्लैडिंग लगेगी और उसके बाद आप चाहें तो उसको जोड़ के ऐसा ले जा सकते और एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स को कैरी कर सकते हैं आप। तो ये हमारा है ऑप्टिकल फाइबर। एंड नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, अच्छा, तो ये तो हुआ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, अब आपके मन में क्वेश्चन ये शायद आ सकता है कि क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज हम अपनी लैब में करते हैं? हम अपनी फिजिक्स लैब में क्या इसका कभी भी प्रयोग करते हैं? तो आंसर है हम अपनी फिजिक्स लैब में इसका बहुत अच्छा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं जरा, ठीक है? हाँ बच्चों, तो देखते हैं कि क्या लैब में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं और उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो हमारी लेबोरेटरी में एक होता है समद्विबाहु समकोण प्रिज्म। ये समद्विबाहु समकोण प्रिज्म कैसा प्रिज्म होता है? तो ये बेटा एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसका, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बनाता हूं,
ये ऐसा प्रिज्म होता है जिसका एक एंगल समकोण होता है 90 डिग्री और उसकी बाकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा समद्विबाहु समकोण प्रिज्म। ये एक प्रिज्म हमने यहां पर ऐसा बना लिया, ये समद्विबाहु समकोण प्रिज्म है। इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। मेरे बनाने में हो सकता है थोड़ी सी बड़ी बन गई हो, लेकिन दोनों बराबर होते हैं। ये एंगल भी 45 डिग्री होता है और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होता है। तो इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, एक कोण समकोण होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा समद्विबाहु समकोण प्रिज्म। ग्लास का पूरा बना होगा। अब इसका यूज कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां से हमने 2 लाइट रेज ऐसे भेजी, एक लाइट रे ऐसे गई यहां से। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये लाइट रे ए है और ये लाइट रे बी है। ये दोनों जाकर के प्रिज्म की इस साइड पर अभिलंबवत आपतित होते हैं। आप देखें बेटा, ये इंटरफेस है, क्योंकि इस इंटरफेस के इधर एयर है और इसके इधर पूरा का पूरा ग्लास है। ये दोनों रेज इस पर जाकर के अभिलंबवत आपतित होते हैं और आपने पढ़ा है कि जब अभिलंबवत आपतित होंगी तो इनका अपवर्तन होगा, लेकिन ये लाइट रेज मुड़ेंगी नहीं और ये सीधी ऐसे निकल जाएंगी और जाकर सामने वाली सरफेस पर पड़ेंगी। अब अगर सामने वाली सरफेस पर पड़ेंगी तो आपको दिख भी रहा है कि सामने वाली सरफेस पर ये तिरछी जा रही है। इस पर अगर हम ऐसा नॉर्मल बनाते हैं अभिलंब, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों जगह पर अगर हमने नॉर्मल बनाए तो बाय ज्योमेट्री हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि इसके ये जो एंगल बनते हैं यहां पर, ये वाले एंगल 45 डिग्री के बनते हैं और ये इस सरफेस के लिए आपतन कोण का काम करते हैं। तो यहां जो आपतन कोण बनता है दैट इज 45 डिग्री। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने इसको क्राउन कांच का बनाया है तो उसके लिए क्रांतिक कोण की वैल्यू कितनी होती है 41 डिग्री। यहां पर इनका आपतन कोण कितना है 45 डिग्री। थोड़ा गौर से देखिएगा, यहां कांच है, सघन माध्यम है, तो प्रकाश किरण सघन से ऐसा जा रही है, इसके इधर एयर है, विरल माध्यम है। प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। क्रांतिक कोण 41 डिग्री, आपतन कोण 45 डिग्री। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नाउ ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, उससे बड़ा हो गया। अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? आंसर है यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहां क्या हुआ था? क्या यहां भी TIR हुआ था? आंसर इज नो, यहां सिर्फ रिफ्रैक्शन हुआ था, यहां पर सिर्फ अपवर्तन हुआ था, TIR नहीं हुआ। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो प्रकाश किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए ऐसे यहां पर आ जाएगी, ठीक है, उतना ही एंगल अभिलंब के साथ बनाते हुए वो यहां आ जाएगी। इसका मतलब ये एंगल भी कितना बनेगा उसका 45। ऐसे ही ये वाली लाइट रे इधर की तरफ ऐसे आ जाएगी और इसका भी ये वाला एंगल कितना बनेगा 45, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होगा। अब जब ये दोनों किरणें इधर आएंगी तो आप देखेंगे कि इस सतह पर फिर से ये किरणें लंबवत आपतित हुई। अगर ये किरणें लंबवत आपतित हुई हैं तो यहां अंदर में कांच है और यहां पर एयर है बाहर। अगर एयर है और अभिलंबवत किरणें आपतित हुई हैं, ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस पर किरणें अभिलंबवत आपतित होंगी तो वो अपवर्तन होगा लेकिन मुड़ेंगी नहीं। समझ आई बात आपको? अपवर्तन होगा पर वो मुड़ेंगी नहीं, सीधी निकल जाएंगी। अब आप देखिए, यहां पर ए लाइट रे थी,
ये ए वाली लाइट रे यहाँ पर आई और जो बी से लाइट रे आ रही थी वो लाइट रे यहाँ पर आई। अब आप देखें यहाँ पर हमने प्रकाश किरण को ऐसा मोड़ दिया। ये वाली मोड़ कैसा मोड़ है? तो आंसर ये है टर्निंग बाय 90 डिग्री। ये हमने प्रकाश किरण को 90 डिग्री से टर्न करा दिया है। ठीक है, और देखिए एक चीज और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो लाइट रे आई है, हाँ यहां पर क्या हुआ होगा? क्या यहां भी TIR हुआ होगा? आंसर इज नो। यहां भी प्रकाश का अपवर्तन ही हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ है। ठीक, हाँ एक चीज और जो मैं बताना चाहता था आपको कि लाइट रे ऐसे गई और उसको वापस कर सकते हैं हम। ये काम और हम किससे कर सकते थे? आंसर है ये वाला काम हम और दर्पण से कर सकते थे। लाइट ऐसा जा रही होगी, उसके रास्ते पर हम एक ऐसा मिरर लगा देंगे, दर्पण लगा देंगे, ऐसे लाइट जाएगी, दर्पण लगाएंगे, ऐसे निकल जाएगी। तो लाइट को मोड़ने का काम, उसको वापस करने का काम हम दर्पण से भी करते हैं। मिरर में भी लाइट ऐसे जाती है, ऐसे मुड़ के नीचे आ जाती है, या आपने ऐसे लगाया, ऐसे लाइट आई तो ऐसे मुड़ के नीचे चली जाती है, इधर से लाइट आई तो ऐसे मुड़ के नीचे ऊपर चली जाएगी। तो लाइट को इस तरीके से टर्न करने का काम हम मिरर से भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मिरर में भी लाइट टर्न होती है और प्रिज्म में भी लाइट टर्न हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भी लाइट टर्न हुई। हम ज्यादातर लैब में लाइट को अगर टर्न करवाना होता है तो हम मिरर का यूज नहीं करते। मिरर का यूज हम नहीं करते हैं, हम प्रिज्म का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मिरर में जब लाइट ऐसा आती है, टकराती है उसमें से, तो उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है और जो वापस रेस जाती हैं उनमें एनर्जी की कुछ कमी हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और आप सबको मालूम है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लॉसेस एनर्जी के बहुत कम होते हैं, ना के बराबर लॉसेस होते हैं। जैसा कि अभी आप ऑप्टिकल फाइबर में देख रहे थे कि बहुत दूर तक एनर्जी को हम ले जा सकते हैं और उसके एनर्जी के लॉस नहीं होंगे। अगर एनर्जी के लॉस होंगे भी तो वो लॉसेस 1-2% होंगे। बहुत दूर जाने पर 1-2% लॉस आएंगे और उन 1-2% लॉसेस को हम फिर से एम्पलीफायर लगाएंगे और एम्पलीफाई करके फिर आगे भेज देंगे। वो कम्युनिकेशन में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ लॉसेस नहीं होते। तो जब भी लाइट रेज को टर्न करने की बारी आती है हम प्रिज्म का यूज करते हैं, उसमें दर्पण का यूज नहीं करते हैं। और देखिए इसमें एक और तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, एक ऐसा भी हम यूज करते हैं। देखिए ये फिर से हमने वही प्रिज्म लगाया ऐसे, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये वही 90 डिग्री का एंगल है। ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। यहां से हमने 2 लाइट रेज ऐसे भेजी, एक लाइट रे ऐसे और एक लाइट रे ऐसे। ये लाइट रे ए है और ये वाली लाइट रे बी है। दोनों को हमने यहां से भेजा। यहां पर तिरछा केव की किरणें आई, यहां पर अभिलंब हमने बनाए, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। क्योंकि तिरछा आ रही है अभिलंब के साथ इसलिए ये लाइट रे मुड़ेंगी, अपवर्तन होगा इनका, मुड़ेंगी तो इनके जाने का रास्ता तो देखिए ये है बेटा। लेकिन क्योंकि ये मुड़ेंगी और विरल से सघन में जा रही हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ेंगी, अभिलंब की ओर मुड़ेंगी तो ऐसे मुड़ जाएंगे, अभिलंब की ओर मुड़ेंगी तो ऐसे मुड़ जाएंगे। ठीक है, ये लाइट रेज ऐसे अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं इस तरह से, इस तरह से। इसके बाद यहां पर अब लाइट पड़ी, जब यहां पर लाइट पड़ती है तो ये वाला जो इनका आपतन कोण है, ये वाला आपतन कोण फिर से बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग 45 डिग्री हो जाता है। और अब ये ध्यान से देखो, कांच से किरणें जा रही हैं, एयर में जाना चाहती हैं, लेकिन आपतन कोण 41 डिग्री से ज्यादा हो गया। अगर आपतन कोण 41 डिग्री से ज्यादा हो गया तो क्या होगा?
आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन इनका हो जाएगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो अभिलंब के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए ये किरणें ऐसे वापस भी हो जाएंगे इस तरह से यहां पर। और इसके बाद क्योंकि फिर इनको ये सरफेस मिला, फिर इनको ये इंटरफेस मिला, तो आगे अपवर्तित होके ये ऐसे निकल जाएंगे, ये ऐसे आगे अपवर्तित होकर के प्रकाश किरणें निकल जाएंगी। तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर सिर्फ अपवर्तन हुआ है, रिफ्रैक्शन। यहां भी सिर्फ क्या हुआ है, यहां भी केवल रिफ्रैक्शन हुआ है, लेकिन यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। और अब आप थोड़ा गौर से देखिएगा, ऐसे ध्यान दीजिए, ये ए वाली लाइट रे है, यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई और फिर यहां पर आ गई, तो ये ए पॉइंट है। ये बी से चलने वाली लाइट रे है, यहां गई, यहां, यहां और यहां, ये बी पॉइंट है। अब इसमें से देखने से आपको क्या पता लगा कि अगर कोई वस्तु ऐसे रखी है, उल्टा ऐसे रखी है, और उसको हम ऐसा प्रिज्म लगाते हैं सामने, तो यहां पर ए की तरफ उसका फुट है, बी की तरफ उसका हेड है, बी की तरफ उसका हेड है, ए की तरफ उसका फुट है। आप देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा था, उल्टा, लेकिन वहां जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, सीधी। तो इसमें न सिर्फ हम टोटल एनर्जी लेके जा सकते हैं, बल्कि उल्टे वस्तुओं के प्रतिबिंबों को सीधा तक कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज समझ आ रही होगी आपको। तो न सिर्फ हम पूरी टोटल 100% एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हैं, बल्कि इमेज, अगर कोई ऑब्जेक्ट उल्टा है उसकी इमेज को हम सीधा भी कर सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें जो लाइट रे बाहर निकल रही है उसकी टर्निंग कितनी हुई है? आंसर है ऐसे लाइट जा रही थी, ऐसे, और ऐसे ही निकल गई है। बस ये हो गया कि अगर ऐसे जा रही थी तो ऐसे निकली है। तो टर्न कितने डिग्री हुई? आंसर है टर्निंग तो नहीं हुई, 0 डिग्री, नो टर्निंग। लाइट मुड़ी बिल्कुल नहीं, कोई टर्न नहीं हुआ, लेकिन इमेज हमने सीधा कर लिया, उसको प्रतिबिंब हमने सीधा कर लिया। यह भी प्रिज्म का यूज है। देखिए क्या क्या, एक तो हम चाहेंगे लाइट ना मुड़े लेकिन 100% लाइट ट्रांसमिट हो, हम ऐसा प्रिज्म लगा देंगे। दूसरी चीज टर्निंग नहीं होगी, लेकिन इमेज को या किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को हम सीधा बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, और एक तरह से हम प्रिज्म का यूज करते हैं, आप देखिए। और यहां पर 90 डिग्री लाइट मुड़ी थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे आ गई, तो 90 डिग्री लाइट में मोड़ आया था इस पे। ठीक है, प्रिज्म की तीसरी कंडीशन जिसमें हम उसको यूज कर सकते हैं ये है, यहां पर फिर से यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। इसमें लाइट हम यहां से भेजते हैं ऐसे, इसको थोड़ा सा हम और नीचे कर देते हैं यहां से ऐसा, और एक लाइट रे हम यहां से भेजेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि दोनों प्रकाश की किरणें, ये ए और ये बी, ऐसे एक वस्तु रखी हुई है, ये दोनों प्रकाश किरणें इस सरफेस पर अभिलंबवत गिरी। अगर अभिलंबवत गिरी तो बिना मुड़े ये आगे निकल जाएंगे। यहां पर जब ये पड़ी तो यहां पर हमने अभिलंब बनाए, एक अभिलंब वहां, एक अभिलंब हमने यहां बनाया। हम प्रूव कर सकते हैं बाई ज्योमेट्री कि ये एंगल 45 डिग्री के हो गए हैं। अगर ये एंगल 45 डिग्री के हो गए हैं तो सघन से विरल में जाना चाहती है प्रकाश किरण, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया है, इसलिए
प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और वो ऐसे यहां पर आ जाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए, ये भी ऐसे यहां पर आ जाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए। यहां पर जब फिर पड़ेंगी प्रकाश किरणें, यहां पर आप फिर से अभिलंब बनाइए, आप देखेंगे ये एंगल फिर से 45 डिग्री आएंगे आपके। अगर ये एंगल फिर से 45 डिग्री हुए तो फिर ये कांच से हवा में जाना चाहती थी, सघन से विरल में जाना चाहती थी, लेकिन आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया तो ये फिर से उतना ही कोण बनाते हुए वापस लौट जाएगी, उतना ही एंगल बनाते हुए वापस लौट आएगी। और यहां पर जब पड़ेगी तो अभिलंबवत पड़ी, अगर अभिलंबवत पड़ी है तो प्रकाश किरण मुड़ेगी नहीं, ये सीधी लाइट रे ऐसे निकल के आ जाएगी, ये भी लाइट रे सीधी ऐसे निकल के आ जाएगी, इस तरह से, इस तरह से। अब आप इसमें बेटा एक चीज देख सकते हैं, ऊपर वाली लाइट रे ए थी, ए ऐसे गई, ऐसे आई, यहां पर ए आया। नीचे वाली बी है, बी ऐसे गई, यहां पर आया। अब जो ऑब्जेक्ट यहां पर हमने रखा था उस वस्तु का बी की तरफ हेड था, बी की तरफ हेड है। अब आप ध्यान से देखिए और प्लीज मुझे बताएं कि क्या लाइट रे टर्न हुई कि नहीं हुई। आंसर है टर्न तो हुई। कितने डिग्री से टर्निंग हुई? 180 डिग्री टर्न हुई। कैसे? जब शुरुआत में भेजा तो ऐसे भेजा, वापस आ रही तो ऐसे आ रही है। लाइट रे भेजा आपने ऐसा था और उसके अंदर लाइट ऐसे गई, ऐसे हुई, ऐसे। तो प्रिज्म के अंदर जाते समय ऐसे, प्रिज्म से बाहर आते समय ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन पे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री लाइट टर्न हो गई। और देखिए उल्टी वस्तु का इमेज सीधा हो गया। बात समझ में आई आपको? तो यहां पर जो टर्निंग हुई ये हुई टर्निंग बाय 180 डिग्री और इमेज भी सीधी हो गई। इस तरीके से हम अपनी लैब में जहां कहीं भी मुझे परावर्तन कराना होता है, परावर्तन के लिए अब हम अपनी लैब में दर्पण का यूज कम करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? इस तरीके से प्रिज्म का यूज करते हैं। और आपने प्रिज्म की 3 स्थितियां देखी। इस वाली स्थिति में टर्निंग हो रही है, इस वाली स्थिति में टर्निंग नहीं हो रही है, इसमें भी टर्निंग हो रही है। इसमें टर्निंग 90 डिग्री से हो रही है लाइट की, इसमें 180 डिग्री से हो रही है। इसमें इमेज, हालांकि इसमें भी लाइट का ए ऊपर है तो यहां ये पहले आ जाता है और ये बाद में हो जाता है। लेकिन यहां पर हम देखो किसी भी वस्तु को इसके सामने रखोगे, इमेज बनाओगे, सीधी इमेज बनेगी। तो उल्टी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाने में भी इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ फिनोमिना है। इस पर एक फिनोमिना और होता था ठंडे देशों में, लूमिंग का फिनोमिना। वो क्योंकि आप लगभग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, इसलिए अब ज्यादा मैं उन सब की डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिलहाल फिर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड हमने 4 फिनोमिनास आपको एक्सप्लेन किए जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना हमारा ऑप्टिकल फाइबर का था। ऑप्टिकल फाइबर और ये प्रिज्म को हम लैब में यूज करते हैं। तो आई होप कि अब आपको ऑप्टिकल फाइबर और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड सारे घटनाएं आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। थैंक यू।